Hello everyone, welcome to Unacademy. My name is Shivangi Gautam and in this session I will be discussing about struggle for Swaraj 2. ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि 1927 से लेके रादर 1945-46 तक क्या हुआ, किस तरीके से इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चेंज हुआ, नेशनल मूवमेंट में क्या-क्या चेंजेस आए और उसी के तहत आज के सेशन में हम देखेंगे कौन से नए फोर्सेस इमर्ज हुए पोस्ट द गांधीयन एरा जहाँ पे हमने डिस्कस करा था 1990 के अराउंड 1909 से लेकर 1927 तक क्या-क्या पॉलिटिक्स रही थी, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, कौन से मेजर मूवमेंट्स हुए। देन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज कैसे आया, क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, कौन सी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स रही 35 से 39 के बीच में, वर्ल्ड वॉर 2 और नेशनल मूवमेंट एंड पोस्ट वॉर स्ट्रगल। उसके बाद जो बाकी के एक्ट्स आएंगे जैसे जो जिस एक्ट्स के तहत इंडिया को पार्टीशन मिला एंड इंडिया का इंडिपेंडेंस आया वो सब हम कल के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो पहला चीज अगर मैं देखूं कि इमर्जेंस ऑफ नए फोर्सेस किस तरीके से इमर्ज हुए इस फ्रीडम स्ट्रगल में। आईएनसी में इस टाइम पे हमने लास्ट टाइम देखा था नो चेंजेस और स्वराजेस की हमने बात करी थी, उनके बारे में डिस्कशन करा था, पढ़ा था हमने उसके बारे में। आज के सेशन में जो फोकल पॉइंट होगा वो होगा कि किस तरीके से लेफ्ट विंग लीडर्स कांग्रेस में आने लगे जो कि क्वेश्चन करते थे इंटरनल क्लास ऑपरेशन को। जो भी कैपिटलिस्ट हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जिस तरीके से वो लोग लोगों को टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, उन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन करते थे वो लोग। साथ ही साथ में वो लोग इंपीरियल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे। यहाँ पे लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग बहुत कॉमन आए एंड दीज वर द पीपल हु वर वेरी वोकल, जो कंटिन्यूअसली अपनी आवाज उठाते थे अगेंस्ट ऑल सच इवल्स। देन इंडियन यूथ जो था आफ्टर दी खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब इंडियन यूथ भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था और बहुत सारे लीग्स फॉर्म करने लगे थे एंड इट वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू कांग्रेस और रिलेटेड टू एनी ऑफ द प्रोविंसेस। यहाँ तक कि जो इंडियन यूथ था उन्होंने बहुत सारे फेसेट्स में एक्ट्स ये लीग्स को फॉर्म करा था। वन ऑफ देम बीइंग द एचएसआरए, जहाँ पे जो भी आप बोलोगे जितने भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुए उससे रिलेटेड भी अ लॉट ऑफ लीग्स वर फॉर्म जहां पे ये लोग कैरी आउट करते थे बहुत सारे एक्टिविटीज। दे यूज्ड टू परपेट्रेट सेक्युलर होना चाहिए, इंडिया जो गवर्नमेंट है किस तरीके से होनी चाहिए, एक सोशलिस्ट मॉडल होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, देन सोशलिज्म और कम्युनिज्म के ग्रुप्स एंड सोशलिस्ट एंड कम्युनिज्म एज अ कॉन्सेप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस और इंडिया में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगा। फोकल पॉइंट ये हो गया क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो लोगों को लगा कि किस तरीके से रशिया इज डेवलपिंग। उनको लगा कि इंडिया में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आना चाहिए, अगर सोशलिज्म किसी भी फॉर्म में आना चाहिए, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सच आइडियाज केम इनटू बीइंग। उनको लगा कि सोसाइटी इक्वल होनी चाहिए, देयर शुड बी इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, देयर शुड बी एवरीवन की जो डेवलपमेंट मॉडल हो इस तरीके से हो कि हर तबके के लोगों को काम भी मिल रहा है एंड दे आर यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर एज वेल। ठीक है, उसके बाद जो पेजेंट्स और वर्कर्स थे दे आल्सो स्टार्टेड एजिटेटिंग ऑन अ मास स्केल। द रीजन फॉर देयर एजिटेशन ऑन अ मास स्केल वाज उनको ये दिखने लगा कि उनको अभी तक किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इन व्हाट वे। उनको इंपीरियल गवर्नमेंट भी और साथ ही साथ में जो इंडियन गवर्नमेंट है या इंडिया के जो अभी तक के रिच लैंडलॉर्ड जमींदार हैं वो भी किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते आए हैं। इसीलिए जो भी वर्कर्स थे, जो भी पेजेंट्स थे, दे केम आउट इन एजिटेशन and they wanted a relief from this. They also wanted to survive. They also wanted कि in one form or the other उन लोगों के पास भी पैसा आए, उनका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो खत्म हो and they can also live their lives. Then जो revolutionary activities थी they started growing, or one important factor that happened, these socialist communities groups has a reflection on the revolutionary activities as well. जितनी भी revolutionary activities थी they all started taking a socialist turn and what ensured या आप बोल सकते हो what perpetrated या what followed was कि किस तरीके से revolutionary activities ना ही सिर्फ individual aims तक limited थी but they also ensured कि in one form or the other लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। people know कि हम अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम लोग वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। एंड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में जो कॉमन फोर्स हमको देखने को मिली वो ये थी कि दे वांटेड टू हेल्प ऑल कम्युनिटीज ऑफ पीपल, ऑल स्ट्राटा ऑफ पीपल एंड इन ये लोग सबसे ज्यादा अगेंस्ट थे अगेंस्ट द इंडियन ऑपरेशन ऑफ बाय द कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स, जो कि इंटरनल क्लासेस का होता था, जो कि जो सबसे छोटे तबके के लोग थे उन लोगों को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था। ठीक है, अब इसी दौरान 1927 के दौरान साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ जिसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोला जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका जो आप बोल सकते हो फॉर्मेशन या कॉन्स्टिट्यूशन किस रीजन की वजह से करा, ताकि इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के क्वेश्चन है, जो भी ये डिमांड चल रहा है, उसके
उसमें ये कमीशन देख सके, उसमें अपने मेजर्स बता सके, उसमें कुछ पॉइंट्स या प्रोविजंस बता सके। लेकिन दिक्कत क्या आई, इसका मेजर जो मुद्दा था या मेजर जो इश्यू था साइमन कमीशन के साथ, इनका काम था कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात आ रही है उसको देखना, उसको क्वेश्चन करना। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऑल इंग्लिश कमीशन था जिसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इंडियंस को, स्पेशली आईएनसी एंड ऑल अदर ग्रुप्स, बी इट एचएसआरएस, सब लोगों को जो सबसे ज्यादा गुस्सा आया या सबसे ज्यादा जो एजिटेशन का या बोन ऑफ कंटेंशन का जो पॉइंट था वो ये था कि अगर इस कमीशन को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देखने हैं, इंडियन लोगों की क्या जरूरतें हैं उस हिसाब से इनको बनाना है, तो इसमें इंडियन मेंबर्स तो होने चाहिए। अगर इंडियन मेंबर्स ही नहीं है, हाउ कैन अ ऑल वाइट कमीशन डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग फॉर अ कंट्री दे आर जस्ट रूलिंग? ठीक है। इसी लिए जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा, उसको बहुत सारे हड़ताल, प्रोटेस्ट, साइमन गो बैक के पोस्टर से वेलकम मिला, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑल इंडिया एजुटेशन हुआ। इस पे सारे पार्टीज, जितने ग्रुप्स थे, स्टूडेंट विंग, एवरी वन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। और पुलिस ने बहुत ज्यादा वायलेंट तरीके से इनको रोका, बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स में रिटेलिएशन करा, कई जगह लाठी चार्ज हुआ। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ वन ऑफ दीज लाठी चार्जेस, लाला लाजपत राय हैड टू गिव अप हिज लाइफ। उनकी ही डाइड बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है। इसी टाइम पूर्ण स्वराज की डिमांड अब किस तरीके से आनी शुरू हुई। 1929 में लॉर्ड अर्विन जो थे वो वाइसरॉय बने इंडिया के, और उन्होंने एक डिक्लेरेशन बनी कि हम फ्यूचर में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस ग्रांट कर सकते हैं। अब लोगों को गुस्सा किस बात पे आया कि भाई डोमिनियन स्टेटस तो हमने 1919 में और उससे पहले मांगा था, आप 10 साल बाद भी अगर क्वेश्चन कर रहे हो या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाना चाहते हो, आप अभी भी डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो। दिस वॉज समथिंग कि इंडियन की जो एक सेक्शन था इंडियन लीडर्स का, उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम कब से डिमांड करे जा रहे हैं, आपने कुछ सोचा, यू हैड समथिंग इन माइंड एंड एटलीस्ट यू गेव इट वन 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 ग्रेन ऑफ थॉट। आपने सोचा कि चलिए हम हमारी डोमिनियन स्टेटस की मांग को आपने सोचा और आपने बोला कि इंडिया को हम ये ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई, अर्विन डिक्लेरेशन जो आया उसको बहुत ज्यादा बैकलैश मिला इंग्लैंड में, जहां पे जो पॉलिटिशियंस थे, जनरल पब्लिक जो थी, दे वर नॉट इन फेवर कि इंडिया को भाई डोमिनियन स्टेटस किसी भी हाल में नहीं देना चाहिए। वो बहुत बड़ी कॉलोनी है और जो इंग्लैंड की इंडस्ट्री है, ब्रिटेन की इंडस्ट्री है, उसका बहुत बड़ा मार्केट है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, इन्होंने ये चीज वापस ले ली। अब आईएनसी को आ गया गुस्सा, और आईएनसी ने भी, अपनी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, दे आल्सो गिव अप द डिमांड कि भाई डोमिनियन स्टेटस अब तो किसी हाल में हम मांगेंगे नहीं। लाहौर सेशन 1929 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, दैट वाज फॉर पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। इसी पॉलिटिकल इवेंट को मार्क करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि 26 नवंबर 1949 को बन गया था, दैट वाज एक्सेप्टेड बाय इंडिया, या इंडिया को जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो बना 26 जनवरी 1950 को, जस्ट टू मार्क दिस इंपॉर्टेंट डे जब हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था। अब क्योंकि अब डिमांड चल रही है इंडिया में पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, तो डोमिनियन स्टेटस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। जितनी भी पार्टीज थी, दे ऑल हैड जस्ट वन कॉमन थिंग इन माइंड कि भाई हमको हर तरीके से पूर्ण स्वराज की ही डिमांड करनी है। इसीलिए जो इंडिपेंडेंस डे था वो ऑब्जर्व करा गया, और इसी टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करा गया गांधी जी की लीडरशिप के अंडर। तो गांधी जी ने क्या बोला, किस तरीके से ये होना चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहला उन्होंने बोला कि मैं दांडी मार्च करूंगा गांधी आश्रम से, और साबरमती में जो उनका आश्रम था वहां पे 12 मार्च 1930 को ही स्टार्टेड ऑन फुट, और 78 बाकी जो मेंबर्स थे उनके आश्रम के, वो लोग दांडी के लिए निकले, जो कि कुछ 385 किलोमीटर्स था ऑन द सी कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, दांडी पहुंचे वो लोग 6 अप्रैल को, जहां पे गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा बाय पिकिंग अप पीस ऑफ सॉल्ट। यहाँ से अक्रॉस इंडिया हड़ताल, डिमॉन्स्ट्रेशंस, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड इंक्लूडिंग रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस, ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड। तो द मेजर पर्पस ऑफ ब्रेकिंग द टैक्स लॉ वाज क्योंकि सॉल्ट जैसी बेसिक कमोडिटी पे भी ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा रखा था, और इंडियन और गांधी जी को ये लगा, अगर हमको कोई मास मूवमेंट करना है तो हमको एक ऐसा मुद्दा उठाना पड़ेगा जिससे अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस ऑल स्ट्रैट ऑफ सोसाइटी, अ कॉमन थ्रेड, जो जिससे हर कोई कनेक्ट कर पाए। उनको लगा नमक एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बेसिक अम्यूनिटी है जो खाने में हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को चाहिए ही होती है। ठीक है। अब जिस तरीके से ये स्टार्ट हुआ, नवंबर 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, आपने सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया, सीडीएम चल रहा है अक्रॉस इंडिया, अब बहुत सारे हड़ताल हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा बॉयकॉट कर दिया इंग्लिश मेड गुड्स को एंड एवरीथिंग। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कन्वीन करा, जहां पे उन्होंने जो साइमन कमीशन के प्रपोजल्स थे, रिफॉर्म्स थे, उनको कंसिडर करा, उसके बारे में सोचा।
अब आ गई कांग्रेस को गुस्सा। कांग्रेस ने बोला कि भाई हम तो कहाँ पे फाइट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, और आप अभी भी साइमन कमीशन की बातों को कंसिडर कर रहे हैं, आप अभी भी डोमिनियन स्टेटस की मांग पे अड़े हुए हैं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फर्स्ट आरसीटी जो थी, आरटीसी, उसको कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया। उसके बाद 1931 में लॉर्ड अर्विन ने बहुत सारे एफर्ट्स करे एंड ही ट्राइड टू पर्सुएड कांग्रेस कि भाई किसी तरीके से तो आप आइए, आप एक बार ज्वाइन कीजिए, लेट्स सिट एट अ डिस्कशन टेबल। और सेकंड 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे गांधी जी गए, एक अग्रीमेंट आया गांधी जी के बीच में और लॉर्ड अर्विन के बीच में, इससे पहले जिसको हम गांधी अर्विन पैक्ट बोलते हैं, जिसके तहत जो गवर्नमेंट उन्होंने अग्री कर दिया कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उन्होंने अरेस्ट किया था बिना वायलेंस के चार्ज के, उनको छोड़ दिया जाएगा सीडीएम के टाइम पे, और कांग्रेस सीडीएम मूवमेंट को सस्पेंड कर देगी। कहाँ पे इशू आया कि जहां पे उन लोगों ने गांधी जी की इस डिमांड को नहीं माना, जो डेथ सेंटेंस था राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव का, उसको लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। इस डिमांड को वो लेकर गए थे। हिंदुस्तानियों की दो डिमांड्स थी एंड ये दो डिमांड्स नहीं मानी, 11 कंडीशंस थी जो मान ली गई थी। ठीक है, अब उसी के बाद व्हेन दिस हैपेंड, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई, गांधी जी एंड जो अर्बन का पैक्ट था, द गांधी अर्बन पैक्ट, इवन दैट कुड नॉट rationalize, or आप बोल सकते हो that could not commercialize into something. After that what happened, गवर्नमेंट अपने पार्ट पे अड़ी हुई थी कि हम तो भाई सिर्फ डोमिनियन स्टेटस देंगे, कांग्रेस अपने पार्ट पे अड़ी हुई थी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, एंड दीज थ्री रेवोल्यूशनरीज वर हैंग टू डेथ। उसके तहत अक्रॉस इंडिया बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लैकआउट एंड पीपल एक्चुअली प्रेड कि इन सम फॉर्म और द अदर इन लोगों की लाइफ बच जाए, व्हिच कुड नॉट हैपन। ठीक है, अब उसके बाद गवर्नमेंट लेकर आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत उन्होंने इस्टेब्लिश करा एक ऑल इंडिया फेडरेशन, जहां पे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को एज अ यूनिट कंप्राइज किया गया, डायकी को अबॉलिश कर दिया गया प्रोविंसेस से, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को सेट किया गया ताकि प्रोविंसेस के पास एम्पल पावर आ जाए। फिर डायकी का अडॉप्शन हो गया सेंटर पे। ठीक है, बाइकैमरलिज्म जो था, जो डुअल लेजिस्लेटर्स का सिस्टम होता है, वो 6 प्रोविंसेस में लेकर आए ये लोग, आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस दैट वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। और जो प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, उसको एक्सटेंड किया गया by providing a separate electorate for the depressed classes। इसी के बाद बहुत ज्यादा झड़प हुई बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, जहां पे बी आर अम्बेडकर ने बोला जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, जो डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है, वो मिलना चाहिए, और महात्मा गांधी ने बोला ये नहीं करो, इसकी वजह से अनटचेबल्स कभी भी इंडियन सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट नहीं हो पाएंगे और वो लोग एकदम कट जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनके बीच में समझौता हुआ और पुना पैक्ट साइन हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ साथ जो फ्रेंचाइज है, जो आप बोलते हो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या वोटिंग राइट्स, वो और पॉपुलेशन को दिए जाने लगे और उसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, देन इसी टाइम पे अक्रॉस द कंट्री एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स आ रही थी। 1935 से 1939 के दौरान बहुत सारे सोशलिस्ट आइडियाज अक्रॉस द कंट्री डेवलप हो रहे थे, जो हमने देखा। देन पेजेंट्स ऑफ वर्कर मूवमेंट बहुत लार्ज स्केल पे हमको देखने को मिले, बिकॉज नाउ दीज पीपल न्यू कि मास मूवमेंट इज द फोर्स, मास मूवमेंट के तहत ही ब्रिटिशर्स को बात सुनाई देती है, या फिर जो भी इंडियन ओनर्स हैं, इंडियन फैक्ट्री ओनर्स हैं, मिल वर्कर्स हैं, वो जिस तरीके से इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको लगा अगर हम एक यूनाइटेड फ्रंट पे होकर प्रोटेस्ट करेंगे तभी हमारी बात को तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, कांग्रेस ने अब वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, और जवाहरलाल नेहरू एंड दीज पीपल दे स्टार्टेड गोइंग टू वेरियस कंट्रीज, दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग, और इन्होंने परपेट्रेट करने स्टार्ट कर दिया कि कोलोनियलिज्म के क्या क्या बैड इम्पैक्ट्स हैं, इंपीरियलिज्म के क्या क्या नुकसान है, और किस तरीके से जो भी कॉलोनीज हैं ऑफ यूनाइटेड किंगडम, उनको किस तरीके से दबाया जा रहा है। ठीक है, नेशनल मूवमेंट अभी तक प्रिंसली स्टेट्स तक कहीं पे भी स्प्रेड नहीं हो पाया था, बट ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम 1935 टू 39 नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू प्रिंसली स्टेट्स, जहां पे जो प्रिंसेस थे उनको ये दिखने लगा, अभी तक वो एक छत्र राज था, एक छत्र रूल होता था उनका, बट नाउ बिकॉज नेशनल मूवमेंट वाज गोइंग देयर, लोगों को ये दिखने लगा कि नहीं यार, इन्होंने हमारे साथ गलत किया है, दीज प्रिंसेस आर नॉट ऑन आवर साइड, ये लोग सिर्फ अपना गेम देखते हैं, एंड बिकॉज दे आर अंडर द सुजरानिटी ऑफ द क्राउन, दे आर ऑल्सो एक्सप्लॉइटिंग अस, ये कभी भी हमारे फेवर में आवाज नहीं उठाते हैं। नाउ नेशनल मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग टू प्रिंसली स्टेट्स एज वेल। देन कम्युनलिज्म का फैक्टर ग्रो होने लगा दो चीजों से। पहला आया जो टू नेशन थियरी थी, दैट वाज पोर्ट्रेट बिफोर, और इस टाइम जिन्ना के एम्बिशंस जागने लगे। इन दो फैक्टर्स की वजह से कम्युनलिज्म हमको इंडिया में देखने को मिला कि किस तरीके से कम्युनलिज्म ग्रो हुआ, किस तरीके से द डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, एक पाकिस्तान के स्टेट की डिमांड बढ़ती गई, एंड मोहम्मद अली जिन्ना के जो एम्बिशंस थे वो किसी भी तरीके से रुक नहीं रहे थे। नो मैटर व्हाट वाज हैपनिंग, ही वाज वेरी श्योर, ही वांटेड कि इन एवरी वे किसी ना किसी तरीके से ये लोग हार्म करें, या फिर एक सेकेंड नेशन लेकर आए जहां पे जो मुस्लिम्स हैं वो मेजोरिटी हो, स्पेशली इन दी पंजाब एंड दी बंगाल एरिया।
एंड इसी टाइम पे अक्रॉस द वर्ल्ड व्हाट हैपेंड, व्हाट ब्रोक वाज द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक हो गया, जहाँ पे हिटलर ने जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया था, इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा गुस्सा आया, जो हम लोगों को सबसे दिक्कत का काम हुआ, वो ये था कि अब हिटलर अपने जो एक्सपेंशनिस्ट स्कीम थी उस पे फोकस करने लगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ हिटलर एक्सपेंशनिस्ट स्कीम्स, वन थिंग दैट गॉट टू बी सीन, या जो दिक्कत आई वो ये थी, गवर्नमेंट जो इंडिया के लोग थे, दे डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन दी वर्ल्ड वॉर। लेकिन व्हाट डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने पार्टिसिपेट करा इस वर्ल्ड वॉर में विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। देन व्हाट द पीपल वांटेड, उनको ये तो था कि हिटलर जो कर रहा है वो गलत है, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है इसकी गलत है, लेकिन वो ब्रिटिशर्स को क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो उनको ये लगता था ये खुद इंपीरियलिस्ट होके कैसे हम लोगों को इस वॉर का पार्ट बना सकते हैं, जो कि अगेंस्ट एक्सपेंशनिस्ट स्कीम है। जब तक ये लोग हम लोगों को पूर्ण स्वराज नहीं देंगे, जब तक हम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का राइट नहीं देंगे, हम लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे प्रोविंसेस में और काउंसिल्स में, उन्होंने रिजाइन करा और इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च कर दिया गया, जिसमें विनोबा भावे वाज द फर्स्ट पर्सन हु लॉन्च्ड the individual सत्याग्रह। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह कुछ 6 से 7 हजार लोगों को जेलों में डाला गया, जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सबको जेलों में डाला गया। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंड किया क्रिप्स मिशन को अंडर द लीडरशिप ऑफ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, कि आप किसी ना किसी तरह लोअर करो इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उनको मनाओ, फुसलाओ, बहलाओ। दो उन्होंने प्रपोजल भेजे, पहला कि हम इंडियन डोमिनियन को सेटअप कर देंगे, दूसरा हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या आई, सेटिंग ऑफ एन इंडियन डोमिनियन के लिए कोई डेट नहीं दी गई, कोई टाइम स्टैम्प नहीं दिया गया, तो इन लोगों को लगा ये फिर वर्ल्ड वॉर वन वाली हरकत करेंगे, कि जहां सबने ये सोचा था कि अगर हम वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट कर लेंगे या पार्ट दे देंगे तो हम लोगों को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, और इस बात पे इन लोगों ने बात भी नहीं करी वंस दे वन द वॉर। इनको यही लगा कि वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद भी ये लोग हाथ धो बैठेंगे इस चीज से, एंड हाथ झाड़ देंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एंड दे विल जस्ट नॉट बी इनटू दिस पार्ट की भैया इनको डोमिनियन देना है या इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का हक हमको देना है। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी उन्होंने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास करा और ये बोल दिया कि नहीं, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, हम इसमें पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, अब वॉर खत्म हो गया। 45 में जब वॉर खत्म हुआ, अब दिक्कत क्या आई, सो वॉर खत्म होने के बाद के क्या क्या इश्यूज आए वो एग्जैक्टली आज हम इस सेशन में यहाँ तक कवर करूंगी। मैं कल के सेशन में मैं डिस्कस करूंगी कि किन एक्ट के थ्रू और कौन से रिफॉर्म्स पॉलिसीज के थ्रू इंडिया की इंडिपेंडेंस आई। तो पहला तो बैलेंस ऑफ पावर वर्ल्ड का चेंज हो गया। बैलेंस ऑफ पावर कैसे चेंज हो गया वर्ल्ड का, अभी तक यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन जो था, दैट वाज द एपिटमी ऑफ पावर, दैट वाज द एपिटमी ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि वो इतनी बड़ी उनके पास कॉलोनीज थी अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन अब यूएसएसआर और यूएसए ये दो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की तरह निकल के आने लगी और ये बन गई दो सुपर पावर्स वर्ल्ड की। जो ब्रिटिश डोमिनियन था अक्रॉस द वर्ल्ड वो कोलैप्स हो गया। सेकंड थिंग, ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी और मिलिट्री पावर्स थी दोनों शाटर हो गई, बिकॉज दे हैड टू हेविली डिपेंड ऑन यूएसएसआर एंड यूएसए फॉर हेल्प, ताकि वो लोग इस वॉर को जीत सके। और जो हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट पावर्स हैं, जो एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स हैं, उसको खराब कर सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनको ये पता लग गया था हम किसी भी तरीके से इंडियन पर्सनल पे अब डिपेंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इंडियंस आर नॉट सपोर्टिंग अस नो मैटर व्हाट वी डू, ये हमारी कोई बात नहीं मानेंगे। और अब लोगों ने ये ठान लिया था कि दैट वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस फॉरेन रूल, बहुत हो गया, वी डू नॉट वांट दीस पीपल इन इंडिया। अनदर थिंग हैपेंड, क्लेमेंट एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इनकी जो गवर्नमेंट थी, इनकी जो पार्टी थी, दैट वाज श्योर कि हमको भाई इंडिया को इनका जो इंडिपेंडेंस है वो देना है। वी डू नॉट वांट इंडिया टू बी अ कॉलोनी। सेकंड थिंग, इन पे कांस्टेंट प्रेशर था फ्रॉम सोवियत एंड फ्रॉम यूएसए कि भाई आपकी जितनी कॉलोनीज हैं, स्पेशली द बिग कॉलोनीज लाइक इंडिया, आप इनको फ्री कीजिए, आप इनको इंडिपेंडेंस दीजिए, एंड दीज कॉलोनीज शुड नॉट बी अंडर कॉलोनियल रूल एनी मोर। देन जो रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स है उसमें रिवोल्ट हो गया, जिसके तहत ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि यार अब तो हम यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे जो भी पीस के मेजर्स हैं, जिस तरीके से हम पीस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, वही अगर फंक्शंस हमारे अगेंस्ट हो गए, द पुलिस, द आर्मी, हाउ विल वी कंट्रोल दीज पीपल। जो लेबर पार्टी फॉर्म हुई अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ क्लेमेंट एटली, दे आल्सो सपोर्टेड द डिमांड्स ऑफ कांग्रेस, और उन्होंने बोला ठीक है हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे, आपके जो जो डिमांड्स है उस पर डिस्कशन किया जाएगा। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, दे हैड इनफ ऑफ वॉर। उन्होंने बोला कि अब हम किसी और वॉर को नहीं लड़ना चाहते, वी आर डन विद वॉर, वी फॉट अ वर्ल्ड वॉर फॉर यू, बट अब आप लोगों के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को लेकर वी आर नॉट गोइंग टू शेड एनी मोर ऑफ आवर ब्लड, वी आर टायर्ड एंड सिक ऑफ दिस वॉर। सो ये पूरी स्टोरी हुई इंडिया में 1927 से लेके 45 तक, रादर किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या नए फोर्सेस इवॉल्व हुए इंडिया में, क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिले, पोस्ट वॉर स्ट्रगल क्या था,
अब कल का जो सेशन होगा वहां पे हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे हाउ डिड द डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग एंड इंडिया को उनकी इंडिपेंडेंस कैसे मिली। ठीक है, सो गाइस दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। बिफोर आई एंड दिस सेशन में फटाफट आपको आइकॉनिक प्राइस हाइक का बता देती हूँ। बहुत जल्दी हमारा आइकॉनिक कोर्सेज का प्राइस हाइक होने वाला है और आइकॉनिक के बेनिफिट्स क्या है अगर अभी तक आपने इसको नहीं लिया है। आपको एक पर्सनल कोच दिया जाता है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। आप अपना स्टडी प्लानर अपने टाइम या अपने शेड्यूल के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बूस्टर सेशंस अटेंड कर सकते हो, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करने को मिलती है और मेन टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको दी जाती है। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लेते हो प्लस या आइकॉनिक, आपको दोनों पे 10% का ऑफ मिलेगा यूजिंग द कोड SHIVIAS। सो एनरोल कीजिए अनअकैडमी के सारे कोर्सेज में एंड यूज दिस कोड टू गेट अ 10% ऑफ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।